नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है जिसकी आपकी 16वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो 15 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई हैं। ये आपकी 16th क्लास रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने आगे की पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की क्लासेस भी देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है आपके लिए आगे में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सन 2023 से लेकर 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं अभी तक की क्लासेस में। तो जिसकी ये 16th क्लास रहने वाली है सीरीज की। ठीक है, तो अगर आपने कंप्लीट सीरीज कर ली तो आपका जो 2023 से लेके 24 तक का जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए वही क्वेश्चन रखे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हम लोग बिना देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2024 का जो पुरस्कार है वह स्टरीन कीर ने जीता है। ठीक है, स्टरीन कीर। ठीक है, स्टरीन कीर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्टरीन कीर को उनके उपन्यास, ठीक है, उनका एक उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स। ठीक है, तो ये इनका उपन्यास भी आपने याद रखना। स्प्रिट नाइट्स के लिए स्टरीन कीर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा के लिए किसको दिया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके दो ही है। एक तो आपका इंग्लिश में स्टरीन कीर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है गगन गिल को। तो एक नाम आपने याद रखना है, गगन गिल। गगन गिल है, इनको इनकी कविता के लिए। ठीक है, इनकी एक कविता है, कौन सी है? मैं जब तक आई बाहर के लिए। मैं जब तक आई बाहर, तो ये कविता है किनके द्वारा लिखी गई है? गगन गिल के द्वारा। तो इस कविता के लिए हिंदी भाषा का जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से शुरू हुआ है। ठीक है, कब से शुरू हुआ? 1955 से शुरू हुआ था और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष ये अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है। जैसे जितनी भी भाषाएं हैं, इंग्लिश है आपका, संस्कृत है, हिंदी है, तो अलग अलग भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन से, तो अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 स्टरीन कीर को दिया गया है। हिंदी के लिए किसको दिया है? गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका संविधान के 129वां संविधान संशोधन, 129वां विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हाल ही में लोकसभा में 129वां विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है आपका ये 129वां विधेयक। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। अभी हाल ही में न्यूज में रहा है कि अब जो लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाओं के लिए आपके जो चुनाव होंगे वह एक ही चुनाव होगा। इससे क्या फायदा होगा? एक तो देखिए आपका टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपका मनी बचेगी, यानी कि पैसा आपका बचेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें फायदा आएगा, टाइम, रिसोर्सेज और मनी का। इसमें क्या होगा? बचाव होगा इससे। वन नेशन वन इलेक्शन। तो 129वां विधेयक जो था लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराने से संबंधित था। इसके लिए देखिए ये जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे?
उसके अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति कौन थे हमारे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। किस समिति के? वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति। अब ये जो विधेयक है 129वां विधेयक है, ये लोकसभा में कब पेश हुआ? तो ये लोकसभा में हुआ आपका 17 दिसंबर 2024 को। 17 दिसंबर 2024 को ये लोकसभा में पेश हुआ है। ठीक है, लोकसभा में पेश हुआ 17 दिसंबर 2024। तो 129वां विधेयक किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से संबंधित। वन नेशन वन इलेक्शन, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। समिति का गठन हुआ था, अध्यक्ष कौन? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो भारतीय सेना का जनरल ये रैंक है। ठीक है, भारत के एक रैंक है। हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आप सभी को पता होगा वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। तो इन्होंने भारत सेना के जनरल रैंक से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के आपके सेना प्रमुख हैं। कौन है? सेना प्रमुख हैं आपके रामचंद्र पौडेल, अशोक राज सिगदेल। अशोक राज सिगदले। ठीक है, तो ये कौन है? नेपाल के सेना प्रमुख हैं, नेपाल देश के सेना प्रमुख हैं। इनको राष्ट्रपति ने भारत सेना के जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल के सेना प्रमुख। ठीक है, अगर हम बात करें कब ये मानद उपाधि दी गई है, तो इनको ये उपाधि दी गई 12 दिसंबर 2024 को। 12 दिसंबर 2024 को। अगर हम बात करें नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन है? यह आपका रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल है वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कौन सा देश 2024 के SCO के 25वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो SCO क्या है आपका? यह है आपका संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन आपका SCO है। इसकी जो 25वां शिखर सम्मेलन होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान करने वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आपकी इसका जो आपका 25वां शिखर सम्मेलन होगा, इसकी बैठक होगी। ठीक है, इसकी 25वें शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी। कब से कब तक होगी? तो ये 15 से 16 अक्टूबर तक हुई है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की 25वीं शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें SCO की स्थापना यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की बात करें तो कब हुई है आपकी? 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई है। स्थापना आप याद रखिएगा। मुख्यालय की बात करें SCO का मुख्यालय क्या है? तो SCO का मुख्यालय आपका बीजिंग चीन में है, इसका मुख्यालय। ठीक है, SCO में टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल SCO में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य देश है इसमें। चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो 8 देश इसमें सदस्य हैं SCO में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, आगामी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 जो होगी वो कहाँ होगी? ये भारत में होगी। भारत में नई दिल्ली में होगी आपकी। ठीक है, नई दिल्ली में स्टेडियम है आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसमें पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का
आयोजन होना है। ठीक है, सॉरी होना नहीं है, हुआ है। ये हुआ है। ठीक है, कब हुआ ये? 26 से 5 अक्टूबर, 26 सेप्ट से 5 अक्टूबर 2024 तक हुआ पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष एवं महिला कौन थे? तो फीफा ने देखिए हाल ही में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की है। तो पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो विनीसियस जूनियर हैं, विनीसियस जूनियर पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में कौन है? महिला वर्ग में आपने आइटना बोमांटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पुरुषों में विनीसियस जूनियर फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे हैं, और आइटना बोमाटी महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अमेरिकी को 2024 में मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैटलीन सेंड्रा नील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैटलीन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। तो बेसिकली ये क्या है? भारत की मूल निवासी हैं। भारत में जो चेन्नई है आपका, चेन्नई की ये क्या है? मूल निवासी हैं। ठीक है, तो भारत से इसका कनेक्शन है। तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलीन सेंड्रा लीन ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन देखिए हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। तो इस साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कौन है आपके यूएस यानी कि अमेरिका के क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट यानी कि क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने चुनाव जीता है किसको? कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोलते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति बने हैं। किसको हरा के? कमला हैरिस को बना के। और ये कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं यूएसए के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो नवंबर 2024 की बात हो रही है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो देखिए हारिस रऊफ और डेनी व्हाइट हाउस, यानी कि मेल में आपका हारिस रऊफ को और फीमेल में डेनी व्हाइट हाउस को, दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हारिस रऊफ और डेनी व्हाइट हाउस, ये आपका मेल, ये आपका फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में देखिए 10वां आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अभी देहरादून में किया गया था। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10वां आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो ये किया गया था 12 से 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो डेट आपके याद रखनी है, 12 से 15 दिसंबर 2024 तक इसका 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का
आयोजन किया गया था देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आरोग्य एक्सपो है ये प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले 2022 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। 2022 का गोवा में हुआ था। 2024 का कहाँ हुआ आपका? उत्तराखंड देहरादून में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके विषय की, अगर हम बात करें तो विषय क्या था यार कि, यानी कि इसकी जो थीम थी वह क्या थी? थीम थी इसकी डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य, एक आयुर्वेद परिपेक्ष्य, तो इसका ये विषय था डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिपेक्ष्य। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। 10वां संस्करण था ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का, जो देहरादून में हुआ है। ठीक है, 12 से 15 दिसंबर 2024 को। इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में देखिए भारत का पहला, ये पहला है आपका मधुमेह बायो बैंक। ठीक है, डायबिटीज का, ठीक है, डायबिटीज की एक बीमारी है। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसको समझने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक बायो बैंक की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो ये की गई आपकी चेन्नई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक रहने वाला है। ठीक है, डायबिटीज बायो बैंक रहने वाला है, जिसमें डायबिटीज बीमारी की जो भी उसकी जो रिसर्च वगैरह है उसको यहाँ पे कराया जाएगा, ताकि इस बीमारी का इलाज निकाला जा सके। ठीक है, ये जो आपका पहला मधुमेह बायो बैंक जो की जो स्थापना की जा रही है, वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR प्लस मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, मद्रास अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ? चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो गीत और शुभांकर का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, यानी कि 38वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, नेशनल गेम्स होने वाले हैं। ये कब से कब तक होंगे? तो ये होंगे आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं? 38वें नंबर के हैं। कहाँ होंगे ये? आपके उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो हाल ही में देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया था? तो ये उद्घाटन आपका 15 दिसंबर 2024 को देहरादून में आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इसका लोगो गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखिए 38वें नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं आपके उत्तराखंड में हो रहे हैं। कब से कब तक होंगे? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें 37वें नेशनल गेम्स कब हुए थे, तो 37वें नेशनल गेम्स आपके 2023 में हुए थे। कहाँ हुए थे? 2023 में होते, ये आपके गोवा में हुए थे। ठीक है, अगर बात करें 36वें कहाँ हुए थे, तो 36 में आपके गुजरात में हुए थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपके इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो हाल ही में देखिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे आपके सिरिस रामाफोसा। ठीक है, तो हाल ही में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिस रामाफोसा को महाभियोग के बाद हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट, ये आपकी क्या है? एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? न्यू भारत विजन मोदी विजन एंड
डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बुक है न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट, किसके ने लिखी है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेफ के ट्रैवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आपका पर्यटन विकास सूचकांक भी बोल देते थे। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की अगर हम बात करें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें आपका 119 देशों में 39वां स्थान मिला है। 39वां स्थान कितने देशों में? 119 देशों में, ठीक है, 39th इसमें स्थान मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है पर्यटन विकास सूचकांक में, पहले स्थान पे कौन रहा है आपका? तो ये रहा है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो पहले स्थान पे यूएसए रहा है। भारत कौन से स्थान पे रहा है? 39वें स्थान पे रहा है। कितने देशों में? 119 देशों में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्ष आवरण, तो देश का वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो टोटल जितना भी हमारे क्या बोलते हैं कि देश का, भारत देश का जितना भी क्षेत्रफल है, उसके कितने प्रतिशत भाग पे आपके वन और वृक्ष आवरण है? तो ये है आपका 25.17%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25.17% भाग पे हमारे वन और वृक्ष आवरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2024 में जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग 25.17% वन और वन आवरण है, वृक्ष आवरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश के वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो अगर हम बात करें वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि 1445 वर्ग किलोमीटर में और आपके वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1445। ये आपको डिजिट याद रखने, 1445 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? यानी कि प्रतिशत में अगर हम बात करें तो किस राज्य में प्रतिशत की तुलना में सबसे ज्यादा आपका वन और वन आवरण है? तो किस राज्य में? तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप में लगभग 93% एरिया में क्या है आपका वन और वृक्ष आवरण है। ठीक है, यानी कि जो टोटल जो उसका क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, उसमें से 93% वो भाग पे आपका क्या है वन और वृक्ष आवरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो देखिए, जो इसका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ है आपका? देहरादून में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो मुख्यालय आपका देहरादून में है। ठीक है, तो देहरादून में जो ये मुख्यालय है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है, ये जो आपकी जो रिपोर्ट होती है आपकी फॉरेस्ट से जो संबंधित रिपोर्ट होती है, इसको जारी करता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल होते टैग लाइन क्या है? तो ऑप्शन दे रखा खेल महाकुंभ, युवा खेल महोत्सव, संकल्प से शिखर तक, डी दे रखा है गो फॉर गेम्स। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो आपके उत्तराखंड में होने वाले हैं, कब से कब तक? मैंने आपको बताया था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, विभिन्न स्थानों पे होंगे उत्तराखंड के। इसके लिए जो टैगलाइन है, ठीक
ठीक है। टैग लाइन का जो निर्धारण किया है तो उसके लिए टैग लाइन है आपकी संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। तो संकल्प से शिखर तक क्या है, टैग लाइन है 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए फाइनल क्वेश्चन था इस करंट अफेयर्स क्लास का। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ में देखिए पिछली जो क्लासेज हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में देखिए क्लासेस कई आपको प्रोवाइड कराई गई हैं करंट अफेयर्स की, और आपका जो पेपर होने वाला है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम होने वाला है 12 जनवरी को। तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज रह सकती है। तो अगर आपका रिटन एग्जाम है तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। साथ में देखिए अभी आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा 19 जनवरी को, आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा, और उसके बाद आपका उत्तराखंड पुलिस का भी आगे पेपर होगा, और जितने भी यूकेएसएससी या फिर यूकेपीएससी द्वारा एग्जाम्स करवाए जाएंगे तो उनमें देखिए करंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपके लिए सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा सीरीज को। पीडीएफ इसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इसको आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। साथ में देखिए रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। बाकी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और सही डायरेक्शन में आप बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।